हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। कलिहारी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान राई की खेती से कमा सकते हैं अच्छा लाभ। औषधीय बेल कलिहारी की खेती करके अच्छी कमाई की जा सकती है। ये जोड़ों के दर्द समेत कई बीमारियों के उपचार में मददगार है। इसके अलावा कलिहारी का उपयोग कई तरह के टॉनिक और पीने वाली दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। यही कारण है कि किसान इसकी खेती करते हैं। जिन किसानों ने इसकी फसल लगा रखी है वो अच्छे उत्पादन के लिए फसल की देखरेख कैसे करें, जानते हैं वन उत्पादकता संस्थान लाल गुटवा रांची के वरिष्ठ तकनीकी पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद से। और आज मैं आपको किसान भाइयों को कालीहारी के बारे में, जिसे विशाल उंगली भी कहा जाता है क्योंकि उसके फूल हमारे उंगली के जैसे होते हैं, इसलिए इसको विशाल उंगली भी कहा जाता है। पौधा है, चूंकि इसके राइजोम का उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए उत्पादन के समय इसके पूरे पौधे को हम लोग को निकालना पड़ता है ताकि इसका हम लोग राइजोम निकाल सके या उसे सुखाकर बाजार में हम लोग बिक्री कर सके। और ये जहाँ तक मेरी जानकारी की बात है कि इसका उपयोग कैंसर, अस्थमा, घाव या किडनी या पाचन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, इसका राइजोम का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के दवाओं में किया जाता है। आयुर्वेदिक में ये एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों को रोकथाम के लिए या उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी के कार्य को करने के लिए हम लोग आने जाने में सुविधा हो, ताकि हम लोग रोग से रोग की दूरी को ऐसे बनाएं ताकि उसमें किसान भाई आसानी से देख सकें कि उसकी वृद्धि कैसी हो रही है। अगर उपचार की आवश्यकता है, अगर उसमें मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता है या उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता है, तो हम लोग को मूवमेंट में, वहाँ पर आवागमन में हम लोग को किसी प्रकार के दिक्कत ना हो और समय समय पर हम लोग उसका जो खेती के तरीके हैं, जैसे निकाई गुड़ाई हो या उसकी देखभाल हो, समय पर कीटनाशकों की अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग रासायनिक कीट के अलावा हम लोग नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर हम भिन्न भिन्न प्रकार के व्याधियों से निपटारे कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फसल को खरपतवार रहित करने के लिए खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई 20 से 25 दिनों के अंतराल पर करें, जिससे खेत में खरपतवारों का प्रकोप कम से कम हो और फसल की बढ़वार अच्छी हो सके। जहाँ तक मैंने पहले भी हर लोगों को, खासकर किसान भाइयों को जैसे बताया है कि बहुत ही कम पौधे ऐसे हैं जो जल जमाव में उनका उत्पादन अच्छा होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है धान। लेकिन ज़्यादातर पौधों की पानी की आवश्यकताएं तो होती है, लेकिन उनके पास जड़ के पास जल जमाव की आवश्यकता नहीं है। जल जमाव से विभिन्न प्रकार के बीमारी लग जाते हैं और जिनके कारण उनके जड़ सड़ जाते हैं और उत्पादन में काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए हम भूमि का चुनाव करते समय ये सुनिश्चित कर लें कि जल जमाव की समस्या वहाँ पर ना हो। अगर जल जमाव की समस्या उस खेत में है तो उचित निकासी की व्यवस्था कर उस जल जमाव की समस्या से निदान पाया जा सकता है। सिंचाई की जहाँ तक बात है तो इसे हमें सालों भर किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम पहली बार खेती में इसका लगान कर रहे हैं तो अगर हम लोग बरसात के दिनों में या बरसात के बाद जाड़े के समय में इसका अगर हम लोग लगाते हैं तो लगाने के तुरंत बाद हमको प्रथम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पत्ती का झुलसा रोग, यह एक
पैथोजेनिक बीमारी है जो पत्तों को भूरा और क्लोरोसिस कर देती है और सारे पौधे नष्ट होने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और जहाँ तक लागत की बात है तो प्रति हेक्टेयर इसमें 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर लागत आती है और इसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख का आपका मूल्य तैयार होता है। इसे मूल्य 2.5 से 3 लाख के मूल्य में हम लोग बाज़ार में बिक्री कर सकते हैं, जिससे कि हमको लगभग 2 लाख का मुनाफा हो सकता है। और ये जो पौधा है, चूँकि इसके राइजोम का उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए उत्पादन के समय इसके पूरे पौधे को हम लोग को निकालना पड़ता है ताकि इसका हम लोग राइजोम निकाल सके और उसे सुखाकर बाज़ार में हम लोग बिक्री कर सके। इसकी कटाई बिजाई के 170 से 180 दिनों के बाद शुरू की जाती है। जब इसके फल हल्के हरे रंग के गहरे रंग के हो जाते हैं तब इनकी तुड़ाई की जाती है। गांठों की कटाई 5 से 6 साल के बाद की जाती है। बीजों की प्राप्ति के लिए पके हुए फूल लिए जाते हैं और नए उत्पाद तैयार करने के लिए मिट्टी के नीचे गांठों को निकाल लेते हैं। अगर इस चीज़ को हम ध्यान में रख के खेती करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, तो किसानों को उचित समय पर बिना किसी नुकसान के उचित उत्पादन और अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा मूल्य में मिल जाएगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। राई तिलहनी फसल है और तिलहनी फसलों में तोरिया, सरसों और राई का प्रमुख स्थान है। इसकी फसल से निकलने वाले खाद्य तेल को भोजन बनाने तथा खली को जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उच्च गुणवत्ता और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए राई की खेती वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तोरिया की खेती के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, झारखंड में इस समय पिछले साल के आंकड़े के अनुसार करीब 4 लाख हेक्टेयर सरसों एवं तोरिया का क्षेत्रफल है और जो इस साल 2022-23 में जो मौसम का जो देख रहे हैं स्थिति, खरीफ के मौसम में लगभग बहुत सारे ज़िलों में सुखाड़ की स्थिति है। हम लोग जो है कि बारिश जितनी हम लोगों को मिलना चाहिए था इस प्रदेश में उतना बारिश नहीं मिला है। ऐसी परिस्थिति में रबी मौसम में तोरिया की अगेती बुआई काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तोरिया ही नहीं, जो रबी फसल है जिसमें कि तिलहन मुख्य रूप से है, पूरे झारखंड प्रदेश में रबी के मौसम में तिलहन का सबसे ज़्यादा कवरेज है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों आपको सलाह दी जाती है कि तोरिया की खेती की तैयारी का समय अब आने वाला है। सितंबर में जो रेजिडुअल मॉइस्चर है उसका उपयोग करें और उसमें तोरिया की फसल को आप उगाएं। इसके लिए सबसे पहले भूमि का चुनाव, ज़मीन का चुनाव, कैसा ज़मीन में हमको कैसे भूमि में तोरिया की खेती करना चाहिए। ज़मीन जो है कि दोमट से बलुई दोमट भूमि होना चाहिए जिसमें अच्छी जल निकास की व्यवस्था हो। अगर आप एक्सेस वाटर वहाँ कभी किसी कारण से नेचुरल रेन से अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था आप करें। खेत को 1 गहरी जुताई करके उसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद पटा देकर अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें मिट्टी को। तोरिया की खेती के लिए शुरुआत में कम से कम 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को खेत में जुताई के समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालकर मिट्टी में मिला दें, जिससे खेत में जीवांश की मात्रा बनी रहे। अब रही बात कि बुआई करने के पहले, सीड गिराने के पहले इसमें इसके पोषण का प्रबंधन करें।
पोषण का प्रबंधन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो खाद है वो नाइट्रोजन जो है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, फास्फोरस और पोटास 25-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और सल्फ़र चूँकि इसमें ये तेलहनी फसल है, इसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए सल्फ़र का उपयोग ज़रूर करें। और अगर आप फास्फोरस जो है, अगर आप डायमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सल्फ़र देना आवश्यक है। अदरवाइज अगर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सल्फ़र को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सल्फ़र आप अलग से देना चाहें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फ़र का भी बुरकाव करें। तोरिया की कौन सी किस्म को लगाना उचित होगा, झारखंड प्रदेश के लिए कौन सी किस्म संस्तुत है, रिकमेंडेड है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो TS38 वैरायटी है ये पिछले साल बहुत जल्दी पिछले 1-2 सालों में ये रिलीज हुई है। इस प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावे तपेश्वरी है, इसके अलावे भवानी है। तो ये सब वैरायटी इधर कुछ हाल वर्षों में रिलीज हुई है और इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बुआई से पहले बीज को 2 से 2.5 ग्राम मैंकोजेब या 3 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इससे कवक जनित रोग लगने का डर नहीं रहता है। बीज गिराने के पहले बीज को अच्छी तरह उपचारित कर लें, जो कि बीज जनित रोगों से आपके फसल का बचाव होगा। इसके लिए वेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें और उपचारित करने के बाद बीज को आप नालियों में गिरा करके और कतारों में इसकी बुआई करें। अब आप चूँकि ये तोरिया का दाना जो होता है, बीज जो होता है, ये काफ़ी छोटा होता है, तो इसको लगाने के लिए क्या है कि अगर ज़्यादा घना गिरने पर इसको थिनिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसमें कि एक्सेस लेबर का भी कंजम्पशन होता है, ज़्यादा लेबर पे खर्च आता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा बालू मिला दें उसमें और उसके बाद उसके सीड को आप लाइन में गिराएं। को मैं बताना चाहूँगा कि तोरिया की फसल को लगाने के लिए का विधि जो है ये कतारों में लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें आप। किसान भाइयों, फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन 3.3 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव बुआई के 48 घंटे के भीतर खेत में पीछे की ओर हटते हुए छिड़काव करना चाहिए। अब बुआई करने के बाद जो है इसमें जो है कि इसको अब आप सिंचाई की बात आती है तो फूल आने के समय इसमें एक पानी आप दें और अगर ज़मीन में मॉइस्चर है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फ्लावरिंग के टाइम में एक पानी देते हैं तो इसकी उपज क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लावर ड्रॉप कम होता है और अच्छे से फ्रूटिंग होती है इसमें। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनको इस समय बाग की विशेष देखरेख करने की आवश्यकता है। तभी आपको आने वाले समय में इन फल वृक्षों से अधिक फल उत्पादन मिलेगा। तो आम के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ HL सगर। देश के फल उत्पादकता बढ़ाने हेतु फलोद्यानों का क्षेत्रफल बढ़ाना जितना आवश्यक है, उतना ही उपलब्ध फलोद्यानों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है। यहाँ हमारे बगीचे लगे हुए हैं, उनमें कहीं कहीं खरपतवारों का नियंत्रण, चाहे वो जैविक हो या रासायनिक हो, खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ही जिन किसान भाइयों ने नवीन पौधे रोपित किए हुए हैं उनकी देखरेख की बहुत आवश्यकता है। उनका भी खरपतवार उनके भी समाप्त करें और ज़्यादा पानी के कारण अगर पौधे
गिर गए हैं, आड़े तिरछे हो गए हों, तो उनको भी सहारा देकर सीधा खड़ा करें और गुड़ाई करके मिट्टी तनों तक लगा दें ताकि पौधे के डायरेक्ट संपर्क में पानी ना आ पाए। और निंदाई गुड़ाई करके शेष मात्रा जो हमारी खाद की और उर्वरक की बची हुई है उसको भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में अच्छी प्रकार का उसमें बोर आए और अच्छी फलन हो। तो एक पूर्ण विकसित आम के पौधे में शेष मात्रा के रूप में 50 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 560 ग्राम पोटास की मात्रा पौधे के चारों तरफ मिट्टी में मिला दें और उसके बाद आप सिंचाई करके इस पोषक तत्व को हमारे पौधे को उपलब्ध करा सकते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण इस समय बागों में कीटों का प्रकोप अधिक देखा जाता है। तो आप अपने बाग को कीटों से बचाने के लिए इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। फुदका या जिसे हम मैंगो हॉपर के नाम से जानते हैं, यह कीट काफ़ी मात्रा में हमारे आम के पत्तों को, नए निकलने वाले टहनियों को रस चूस कर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। टहनियों सूखने लगती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ज़्यादा मात्रा में ये कीट जो शर्करा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण पत्तियों पर काली फफूंद उग जाती है। और ये काली फफूंद जब ज़्यादा मात्रा में पत्तों पर उग जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कम होने के कारण पौधे का विकास ठीक से नहीं हो पाता। किसान भाइयों, मैंगो हॉपर कीट के जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए और रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। और अगर एक बार में ये खत्म ना हो तो 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर दोबारा इसका स्प्रे करके इस कीट से और इस फंगस से हम अपने पौधे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी इसमें मिलीबग नामक एक कीट भी आम के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह कीट ज़मीन में सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और जैसे ही दिसंबर का महीना आता है इससे कीट निकलकर पौधों पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं और अग्रकलिका पे जाकर ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं और नवीन पत्तियों और नवीन प्ररोह को ये काफ़ी क्षति पहुंचाकर उसको सुखा देते हैं और उसकी बढ़वार को प्रभावित करते हैं। अक्टूबर के महीने में कल्टीवेटर चलाकर इनके निम्फकोर अंडे को खेत में ही समाप्त कर दें और 250 ग्राम पैराथियन पाउडर प्रति पौधे के हिसाब से जमीन में मिला दें, जिससे ये कीट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस प्रकार ये मिलीबग जो कि सफ़ेद मखमली टाइप की हमें दिखाई देती है, इससे हम अपने पौधों को, फलों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही बगीचे में कई बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा शूरनी फफूंद के नाम से जानते हैं। पानी गिर जाए या बादल छा जाए तो नमी के कारण ये पाउडर रूप में पौधों के ऊपर दिखाई देता है और इसके अधिक प्रकोप से फूल और पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए 0.2% सल्फर का घोल का स्प्रे करके इस बीमारी से हम अपने पौधे को, अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सब बताई हुई जानकारी एवं क्रियाओं को करके आप अपने आम के बगीचे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला अररिया और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आने वाले 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। सुबह की सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 69% और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता 32 से 36% तक रहने का पूर्वानुमान है। 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुख्य रूप से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के बचे हुए अवशेषों को जमीन में मिला दें, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही साथ यह पलवार का भी काम करती है, जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग 4 कैप्सूल प्रति हेक्टेयर की दर से किया जा सकता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अच्छी तरह से तैयार खेत में शरतकालीन मक्का, आलू, सूरजमुखी और मसूर आदि की बुआई इस समय कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की फसल यदि कटाई योग्य तैयार हो गई हो तो कटाई शुरू करें। फसल कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिनों तक खेत में सुखाकर घाई करें। उसके बाद दानों को अच्छी प्रकार से धूप में सुखा लें। भंडारण से पहले दानों में नमी 12% से कम होनी चाहिए। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान सरसों की बुआई में और अधिक देरी ना करें। मिट्टी जांच के बाद यदि मिट्टी में गंधक की कमी हो तो 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई पर डालें। बुआई से पहले मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई के लिए खाली खेतों को तैयार करें और उन्नत बीज और खाद की व्यवस्था करें। गेहूं की उन्नत किस्मों में HD 3226, HD 2967, HD 3086, HD 2851 इत्यादि का चयन करें। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी दवा की 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की मात्रा क्रमशः 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। मिर्च और टमाटर के खेतों में विषाणु जनित रोगों से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। यदि प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बागानों में पेड़ पर मिलीबग कीट को चढ़ने से रोकने के लिए अभी से तने पर प्लास्टिक की सीट लगाएं और गुड़ाई करके मिट्टी में किसी भी कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इस वर्ष रोपे गए फल वाले पौधों और वानिकी पौधों को आने वाले दिनों में पाला से बचाने के लिए अभी से बचाव उपायों को अपनाना शुरू करें। पशुओं में HSBQ और FMD के खिलाफ टीका लगाया जाना चाहिए। यदि FMD का संक्रमण देखा जा रहा है तो फिर पैरों और मुंह में 1% पोटेशियम परमैंगनेट का लेप लगाने से रोग ठीक हो जाता है। घाव पर एंटीसेप्टिक लोशन भी लगाएं। इस पेस्ट के साथ बोरिक एसिड और मुंह पर ग्लिसरीन लगाया जाना चाहिए। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हटवारा, जिला कटिहार के कृषक नरेश रंजन ने। ये चना की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेश रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, चना हमारे बिहार के एक प्रमुख दलहनी फसल है जो कि रबी सीजन में उगाई जाती है और इसकी खेती बड़े पैमाने में हमारे किसान भाई करते हैं।
तो इसके लिए चने के लिए जो भी प्रजाति हम लोग चयन कर सकते हैं हमारे बिहार क्षेत्र के लिए, अभी नए में RBG 201, RBG 202, फिर पूसा 256, फिर ये GNG 1581, ये वैरायटी हमारे अभी आज के डेट में बिहार क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। किसान भाइयों इन वैरायटियों में से चयन कर सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।